तो देखो ओमिक और नॉन ओमिक सर्किट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बी और आई का रेशो जब तक फिक्स रहेगा तब तक हमारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, और रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो सर्किट को कैसा सर्किट बोला जाएगा? ओमिक सर्किट, है ना। और अगर ये फॉलो नहीं करता ओम्स लॉ को तो कैसा सर्किट बोला जाएगा? नॉन ओमिक। तो ओमिक के लिए क्या बोला था कि अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग बी को लेते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग करंट को लेते हैं, तो क्या होगा? बी और आई दोनों का कॉम्बिनेशन फिक्स रहता है और ग्राफ कैसी मिलती है हमें? वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन क्या होता है, एक लिमिट तक, लिमिट ऑफ ओम्स लॉ बताया था। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ क्या थी कि एक टाइम के बाद जब हम वोल्ट को बढ़ाते जाते हैं, मान के चले ये सेल है और ये वेरी करती है इसकी वोल्टेज, तो हमने जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते हैं करंट भी उसी रेशो में बढ़ेगा। लेकिन एक लिमिट के बाद रेजिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा किसमें? कंडक्टर में। सेमीकंडक्टर के लिए बोला था उसमें डिक्रीज होता है ना। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट बढ़ती है, और करंट बढ़ने से क्या होगा? कोलिजन बढ़ता है, जिससे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर में इसका उल्टा होता है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने पर करंट की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन यहां पर टेम्परेचर बढ़ने पर करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है ना। तो R की वैल्यू V अपॉन I फिक्स रहता है, लेकिन एक टाइम के बाद आप वोल्टेज को बढ़ाओगे। देखो अभी ऐसे समझे, मैंने एक टेबल भी बनाया था, V और I बात कर चुके हैं। मान के चले V वोल्टेज हमारी 2 एम्पियर 1, ये 3 हो जाती है, तो रेशो क्या है अभी यहाँ पे? V और I का रेशो क्या है? स्टार्टिंग में 2 अपॉन 1, वैल्यू क्या आती है यहाँ पे? अगर हम R को साथ साथ लेते हैं, यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है? 2 ओम। फिर ये 3 है तो इसको कितना होगा? 1.5, यहाँ पे भी 2। फिर इसको अगर 4 लेते हैं तो यहाँ कितना होगा? ये 2, और ये भी कितना है? 2 ओम। मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ते एक लिमिट तक चलते रहेगा, 2 ही बना रहेगा, कांस्टेंट है। जब तक ये कंडीशन है ओमिक सर्किट कहलाता है। लेकिन एक टाइम के बाद जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज होना शुरू होता है। होता क्या है कि उस टाइम पे मान के चलते हैं हम, यहाँ पे 5 किया, ये 2.5, तो ये भी यहाँ पे 2 मिलेगा। लेकिन मान के चले यहाँ 6 करते हैं, है ना, 6 वोल्टेज अप्लाई की। लेकिन अब हमें मिलना क्या चाहिए? रेजिस्टेंस 2 आए 3, लेकिन देखते हैं कि 3 ना मिलके 2.9 रह जाता है। क्यों? क्योंकि करंट की वैल्यू, मैंने बोला कि टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टर में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टर में करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है। करंट उस रेशो में अब नहीं बढ़ता, और करंट नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? V और I अभी तक देखो सबकी वैल्यू अगर देखें, V हमारा 2 एम्पियर 1, ये 3, ये 1.5। मींस इस तरह से हमारी सारे के सारे पॉइंट अगर देखते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें इस वे में, मींस इस तरह से हमें सारी वैल्यू मिलेंगी अगर स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे इस तरह से। लेकिन एक टाइम के बाद वो पॉइंट नीचे आने शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा नीचे, और हमारा ग्राफ किसकी तरफ बैंड होने लगता है? वोल्टेज की तरफ। अब स्ट्रेट लाइन ना रह के ये वोल्टेज की तरफ बैंड होने लगता है। ये चीज मैंने किसके लिए बोली थी? कंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर में क्या होगा? इसका उल्टा होगा, वहां पे करंट बढ़ता है, तो करंट बढ़ेगा तो क्या होगा? लाइन हमारी किस तरफ बैंड होना शुरू हो जाएगी? आई की तरफ। ये पूछ लिया जाता है कई बार ओम्स लॉ के ऊपर, ये पूछ लिया जाता है कि क्या ये फॉलो करता है या नहीं करता है ओम्स लॉ को। तो अगर स्ट्रेट लाइन है फॉलो करेगा, और अगर कर्व फॉर्म में देता है तो फॉलो नहीं करता। वो सर्किट कैसा होगा? नॉन ओमिक होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुपर कंडक्टर। और जो कंडक्टर इस नेचर को रखते हैं, कुछ नेचर है उसे रखेंगे, उसको क्या बोलेंगे? सुपर कंडक्टिविटी। आखिर होती क्या है? तो हम बात करें मरकरी के लिए, बात करें मरकरी को, अगर हम बच्चों मान के चले करंट फ्लो कराते हैं मरकरी के अंदर से, मरकरी है सपोज ये इस तरह से, मरकरी जानते हो मेटल भी होती है, लिक्विड भी फॉर्म में मिलता है और गैस में।
तो मरकरी के अंदर से हमारी करंट फ्लो होती है। अब हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं और इतना डिक्रीज कर लेते हैं कि टेम्परेचर कितना आ जाता है 4.2 केल्विन। सपोज इसका टेम्परेचर 4.2 केल्विन हो जाता है, तो इतने कम टेम्परेचर पर अब क्या होता है, मरकरी का रेजिस्टेंस पूरी तरह से क्या हो जाएगा, जीरो। देखो कोई भी बॉडी है सबके अंदर रेजिस्टेंस होती है, लेकिन अगर किसी बॉडी को हम उसको कूल करें, ठंडा करें, है ना, और इतना ठंडा करें कि उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, तो तब उसकी इस नेचर को क्या बोला जाएगा, सुपर कंडक्टिविटी। उस कंडीशन में अगर हम सेल को कनेक्ट मान के चलते हैं, सेल को कनेक्ट नहीं किया तो करंट फ्लो नहीं होगा। विदाउट सेल करंट की वैल्यू कितनी रहती है, जीरो। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर डाउन कर दें कितना, 4.2 केल्विन, या किसी भी बॉडी को इतने टेम्परेचर कम करते करते इतना ले आए कि उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाए, बिकम्स जीरो। अगर रेजिस्टेंस पूरी तरह से लॉस हो जाएगा बॉडी का, कंडक्टर का, तो तब उस कंडक्टर को कैसा कंडक्टर बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। और उसकी नेचर को क्या बोलेंगे, उस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टिविटी। और जिस टेम्परेचर पर यह प्रोसीजर होता है उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना। तो फिर से याद रखो 3 पॉइंट, जब किसी भी कंडक्टिंग बॉडी का को कूल करते हैं और उसका वो पूरी तरह से अपना रेजिस्टेंस लॉस कर देता है, तो उस टाइम पे उसकी उस नेचर को क्या बोला जाता है, सुपर कंडक्टिविटी। और कंडक्टर क्या कहलाता है, सुपर कंडक्टर। और जिस टेम्परेचर पर वो इस नेचर को शो करता है उसे क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अच्छा ये मैंने जो 4.2 केल्विन लिखा है, याद रखना मरकरी के लिए 4.2 केल्विन होता है। देखो हम स्केल को पढ़ा है हमने, स्केल को जब पढ़ा था आपने 11th में, तो 0 डिग्री सेल्सियस और लास्ट 100। अगर हम केल्विन स्केल की बात करेंगे तो केल्विन कहाँ, जहां पे हमने 0 मार्क करते हैं, अगर केल्विन बनाना होता इसी को तो क्या लिखना होता, 273, और जहां पे 100 है 373। मीन्स ये 273 से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, जिसपे बर्फ जमती है हमारी, है ना, जिस पर वाटर अपनी किस फॉर्म में चेंज होता है, सॉलिड फॉर्म में, आइस की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। अगर उसके भी नीचे जाएंगे, 0 से भी नीचे जाएंगे, और कितना नीचे, देखो यहाँ पे 273 है, जब यहाँ पे 0 तो ये 273, इससे कितना नीचे जाए, 4.2 केल्विन पर, तो मरकरी क्या बन जाती है, सुपर कंडक्टर बन जाता है। सुपर कंडक्टर के केस में आपने एक बार मरकरी को कनेक्ट किया किसी भी अप्लायंस से, फैन से या किसी से भी, उसके बाद आपको सेल से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। बस आपने एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट, और इलेक्ट्रॉन फ्लो किस डायरेक्शन में होते हैं, राइट टू लेफ्ट। उसके बाद अगर आप सेल को डिस्कनेक्ट भी कर दोगे सोर्स को, तो करंट अपने आप से फ्लो होती रहेगी। क्यों होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस तो क्या हो चुका, कंप्लीटली जीरो हो चुका है। ठीक है, तो उस केस में हमारी करंट फ्लो होती रहेगी। मींस ये, अगर हम अपने घर की डिवाइस जो अप्लायंसेज हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, फ्रिज कुछ भी, उन सबको अगर उनके क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुंचा दें, तो एक बार स्विच अगर हम बंद भी कर देंगे या पावर सप्लाई हमारी पावर हाउस से चली भी जाएगी, उसके बाद भी हमारे वो सब अप्लायंस अपने आप से चलते रहेंगे। क्यों, क्योंकि अपोज कौन करता है करंट को फ्लो होने से, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, हमने बोला 0, तो उसके बाद करंट अपने आप से फ्लो होती रहती है। और ऐसे कंडक्टर सुपर कंडक्टर, नेचर उनकी सुपर कंडक्टिविटी, और जिस टेम्परेचर पर वो नेचर इस नेचर को दिखाते हैं उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। लेकिन अगर सर्च किया करने तो नेक्स्ट टॉपिक आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अच्छा एक चीज और बच्चों, मीजनर इफेक्ट। ये मीजनर इफेक्ट क्या होता है,
बस समझ लो। देखो अगर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टिंग बॉडी को रखते हैं, मान के चले कंडक्टिंग बॉडी है ये इस तरह से, है ना, तो क्या होगा, इसके अंदर से कुछ ना कुछ फ्लक्स पास होगा। फ्लक्स जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात मैंने बोली थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हमारी बाई चांस किसी शीट को रखें, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करती है, और उसके अंदर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में के अंदर किसको रखा है, शीट को रखा है, तो क्या होगा, फील्ड लाइन इसके अंदर से, मींस अगर मेटेलिक है तो इसके अंदर एंटर करते हुए दिखाई देगी और यहाँ पे सरफेस से निकलते हुए, अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इसी तरह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी बॉडी को रखें तो उसके अंदर से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है बी से, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से। तो इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, क्या था फॉर्मूला, फाई इक्वल टू ई ए, उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बी इक्वल टू बी ए, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शन एरिया, जितना भी उस जो एरिया उसके उसमें रखा है जिससे लाइन पास होंगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इसको इसका टेम्परेचर कितने टेम्परेचर तक ले आते हैं, इसको इसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक, मींस ये कि जब इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, उस कंडीशन में हमने देखा कि ये बॉडी के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं पास नहीं होती, बल्कि क्या होगा, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर सपोज पहले पास होती थी, ये हमारी कोई बॉडी है और इसके अंदर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है, तो वो क्या होगी, अब इसके अंदर से पास नहीं होगी, बल्कि कैसी हो जाएगी, इस तरह से। जो पास होने वाली लाइंस थी अब वो पास नहीं होंगी, ठीक है ना। अब कोई भी मैग्नेटिक लाइन इसके अंदर से पास नहीं होती, इस इफेक्ट को बोला जाता है मीजनर इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, बच्चों पहले तुम्हारे 10th में तुम पढ़ चुके हो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। क्योंकि इस बार सिलेबस कट किया है तो उन्होंने ये देखा कि जो सब्जेक्ट बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं, जो टॉपिक, उनको दोबारा ना पढ़ना पड़े, क्योंकि टाइम कम की वजह से, तो इसलिए ये चैप्टर से निकाल दिया है टॉपिक। बाकी इसका फॉर्मूला सबने पढ़ा है। हेलो तन्वी, हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। मालूम होना चाहिए। तो क्या फॉर्मूला होगा हमारा, 1 अपॉन पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था, R1 R1 प्लस एंड सो ऑन, और सीरीज फॉर्मूला R1 प्लस R2, है ना। इस तरह से पैरेलल में किस तरह से कनेक्ट करते हैं रजिस्टर को, सबके सब सभी रेजिस्टेंस का वन टर्मिनल वन एंड से इस तरह से सेल से कनेक्ट करें या जिससे भी सर्किट बना के, तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और सीरीज में क्या होगा, वन रेजिस्टेंस कनेक्ट टू द सेकंड रेजिस्टेंस, इस तरह से, मीन्स ये इस तरह से रहता है, और यहाँ पे R1 R2 R3, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो देखो इंटरनल रेजिस्टेंस, वैसे तो रेजिस्टेंस वर्ड आया है तो समझ गए होंगे कि आखिर रेजिस्टेंस होता क्या है, जो करंट के फ्लो को अपोज करता है ना, करंट के फ्लो को नहीं होने देता, करंट को फ्लो होने से रोकता है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो किस तरह से, देखो सेल को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ये हमारा सिंबल होता है, और ये हमने कनेक्ट किया किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। भाई ये सेल है तो सेल को किससे कनेक्ट करोगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब ये कि जो भी आपका अप्लायंस कनेक्ट करते हो, मान के चलो ये सेल है,
और इस सेल से आपको क्या चलाना है, फैन चलाना है, फ्रिज चलाना है, मीन्स कुछ भी भाई वोल्टेज के अकॉर्डिंग। तो इसका मैंने बोला था ईएमएफ, ईएमएफ को या तो रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ई से या एप्सिलॉन से। कुछ बच्चे इसको सिग्मा समझते हैं, सिग्मा में और एप्सिलॉन में डिफरेंस है। सिग्मा इस तरह से हॉरिजॉन्टल एम की तरह होता है, ये अगर इसको हम इस तरह से, ये वर्टिकल टाइप में है, हॉरिजॉन्टल वे में इस तरह लें तो इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, तो एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करेंगे या ई से। ईएमएफ अच्छे से पढ़ चुके हो, ईएमएफ क्या होता है कि वर्क डन इन फ्लोइंग द चार्ज पर यूनिट चार्ज थ्रू अ वायर थ्रू अ सोर्स बाय द बैटरी बाय द सेल। किसी भी तो ऐसा सिस्टम जिसमें हम खुद से वर्क करते हैं चार्ज को फ्लो कराने के लिए, है ना, सर्किट के अंदर, तो उससे क्या बोला जाता है, ईएमएफ। तो इस सेल का ईएमएफ सपोज ई है। अब देखो किसी भी वायर में हम बोलते हैं कि करंट को फ्लो होने से अपोज करती है कुछ नेचर, उसे रेजिस्टेंस बोला है, तो सेल में भी तो होती होगी, है ना। तो सेल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो वैसे होता है सेल के अंदर, भाई आपने घर में देखा होगा बैटरा होता है, उस बैटरे में जब आप करंट इस तरह से दो टर्मिनल लगे होंगे, कुछ के बैटरे ऐसे होंगे कि वन साइड दोनों होंगे, कुछ बैटरों में ऐसा रखते हैं कि एक साइड इधर एक इधर, अलग अलग टर्मिनल जैसे भी होगा, जिसके यहाँ भी जिस तरह का बैटरा, मीन्स कुल मिला के दो टर्मिनल आते हैं निकलते हैं। और उनमें देखा होगा कुछ अलग से रोड डली होती हैं, और वो 6 रोड दिखाई देती होंगी ऊपर, डेंसिटी को मेजर करती हैं जो उसकी। जब बैटरा पूरी तरह से फुल हो जाता है, कंप्लीट चार्ज हो जाता है, तो वो ऊपर डिप कम पोर्शन करता है, वो अच्छे से फ्लोट करती हैं, मींस ऊपर जो ग्लास की ट्यूब टाइप होती है ऐसे, उसमें वो दिखाई देती हैं क्लियर, है ना। जब ये डिस्चार्ज हो जाता है थोड़ा सा लेवल कम हो जाता है, या उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, H2SO4 भरा होता है उसके अंदर, है ना। तो उस डायलूट H2SO4 का जब कंसंट्रेशन कम हो जाता है, उस डायलूट H2SO4 क्या है इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट, उसका कंसंट्रेशन जब कम हो जाएगा बैटरी के अंदर, तो क्या होता है, लेवल कम हो जाता है। डेंसिटी कम होने से क्या होगा, वो जो इसके अंदर रोड होती है जो ऊपर नीचे फ्लोट करती दिखाई देती है, वो नीचे चली जाती है, या इंडिकेशन हो सकता है कि उसमें लिक्विड कम हो, इलेक्ट्रोलाइट कम हो गया हो, है ना। तो उसमें सिर्फ पानी डाल देते हैं, डिस्टिल वाटर डाल देते हैं ताकि वो ऊपर रहे। मेन इसका टारगेट यही है कि ताकि ये इंडिकेट करता रहे कि इसमें पानी है या नहीं है। अभी इलेक्ट्रोलाइट मतलब यहाँ पे पानी से मेरा मतलब है इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो कुछ चीजें हैं जो सेल के अंदर रेजिस्टेंस को ऑफर करती हैं, रेजिस्टेंस अप्लाई करती हैं। तो समझ आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस किसे बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल बाय द इलेक्ट्रोलाइट इन अ सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हमने कोई एक्सटर्नल अप्लाई किया, फैन हो सकता है, एलईडी हो सकती है, बल्ब हो सकता है, टीवी हो सकता है, कुछ भी, है ना। यहाँ पे ईएमएफ, अब देखो होता सेल के अंदर है इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन हम डायग्राम में जब भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपनी कॉपी में, तो इसको कहाँ पे दिखाओगे, बाहर दिखाओगे, छोटी सी फॉर्म में, एक स्मॉल फॉर्म में, इस तरह से, और रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है। सेल का ईएमएफ ई या एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे कैपिटल आर। अब ये किस किस पर डिपेंड करता है, देखो आर डिपेंड किस पे करता है, तो सोचो अब मन में जरा, आखिर सेल के अंदर होता क्या क्या है। तो सेल के अंदर जो हमारी स्ट्रक्चर होगी, अगर कभी किसी ने देखा होगा, चांस की बात है, अगर कभी बैटरी को बनते हुए देखा होगा, तो उसमें प्लेट्स होती हैं बच्चों इस तरह, जैसे कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में एक सेम उसी तरह का अरेंजमेंट रहता है। कैपेसिटर में क्या होता है, एक टर्मिनल को हम किससे कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव, और दूसरे को नेगेटिव। इसी तरह का कॉम्बिनेशन इसमें बनाया जाता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव रखा जाता है। तो हम क्या करते हैं इसमें, मान के चलें इस साइड से ये इस तरह से रखी है, और इस कॉम्बिनेशन को इस तरह से अरेंज करते हैं। देखो
ये एक ये हो गया, दूसरा ये और एक ये, और बीच में दोनों की दोनों ये जो प्लेट है, ये प्लेट होंगी बच्चों, सामने से अभी देख रहे हो तो ऐसे दिखाई दे रही है एक लाइन की फॉर्म में, लेकिन एग्जैक्ट वे में पूरा सरफेस होता है बैटरी के अंदर। तो एक प्लेट को मान के चले हमने यहां से कनेक्ट किया और ये हमने पॉजिटिव बोल दिया, दूसरे को इस साइड से लेके चलेंगे वो नेगेटिव। इसी तरह से बॉक्स बने होते हैं, 6 बॉक्स बने होते हैं। और एक बात और बता देता हूं, एक प्लेट की कैपेसिटी 2 वोल्ट की होती है, मींस एक प्लेट के ऊपर जब हम चार्ज को रखते हैं तो 2 वोल्ट की उसकी कैपेसिटी होती है। तो सब की सब किस तरह से कनेक्ट है, पैरेलल से। अभी बताया था मैंने कि अगर हम क्या करते हैं, देखो सेल ये, अगर सब सेल को हमने एक ही टर्मिनल से कनेक्ट किया, सब सेल की वन प्लेट को, सब सेल की जो ऑल सेल्स हैं इनकी वन प्लेट को एक टर्मिनल से और सेकंड टर्मिनल को दूसरी एंड से। तो देखो ये वाला जो भी है, ये सारी प्लेट एक टर्मिनल से कनेक्ट है पॉजिटिव, दूसरा निकलने के बाद इस तरह से नेगेटिव, और फिर से यही प्रोसेस आगे चलती रहेगी, फिर से इसी तरह से। इनके बीच में जो होंगी वो नेगेटिव वाली, और ये कनेक्ट होके आगे इस तरह से बढ़ते रहता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह, वरना तो क्या होगा, अगर हम अकेले अकेले रखते सबको तो बहुत ज्यादा स्पेस हमें चाहिए। हम इनको इस तरह से अरेंज करते हैं और इनके बीच में इंसुलेटिंग टाइप, आपने पढ़ा था ना वहां पे, कि अगर हम किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं, स्लैब का मतलब सीट, जैसे पेपर है ना, प्लास्टिक, ये मेटेलिक होती है, लेकिन अगर इन दो, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी प्लेट के बीच अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं तो उसने पढ़ा था कि कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, C = K ε0 A/D। अगर स्लैब नहीं होती तो खाली क्या था, ε0 A/D। और स्लैब रखने से प्लास्टिक या इन सब की, क्योंकि पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबके लिए अलग अलग होता है, जहां पे होगा वहां पे K से मल्टीप्लाई हो जाती है ε0 को, तो K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, इनके बीच में प्लास्टिक या कुछ इंसुलेटिंग टाइप डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं। अगर बैटरा कभी देखा होगा खुलते हुए, बाद जब उसको अरेंज करते हैं, बनाते हैं, जहां पे बैटरे बनते हैं, तो इनके बीच में पेपर या प्लास्टिक वगैरह डालते हैं ताकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब आने से क्या हो जाए, उनका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाए। कैपेसिटेंस इंक्रीज होने से फायदा क्या होगा, बैटरी में चार्ज ज्यादा आ सकता है। तो जब करंट की सप्लाई बंद हो जाती है, पावर हाउस से सप्लाई बंद हो जाती है, तो उस टाइम पर आपको वापस चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी, मींस ज्यादा टाइम तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में रहेगी, इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो बाहर से आती है। तो तब इन्वर्टर तभी तो काम करता है। इन्वर्टर क्या करता है, केवल 220 वोल्ट को 12 में कन्वर्ट करता है, या और वापस जब करंट की सप्लाई बंद हो जाती है 12 को वापस से 220 में करंट कन्वर्ट करके हमें देता है। दूसरा, अगर एक बैटरा है तो उसकी वोल्टेज होगी 12 वोल्ट, और अगर डबल हमने कनेक्ट किया तो तुमने देखा होगा, मैंने बोला कि एक प्लेट की कैपेसिटी कितनी है, 2 वोल्ट, और ये सब की सब किस तरह से कंबाइंड है एक दूसरे से, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखो सब एक, सबका एक टर्मिनल एक एंड से है, और जो बची हुई दूसरी प्लेट्स हैं, भाई हमने क्या किया था वहां पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, हम इसी तरह तो देखते थे, वहां कॉम्बिनेशन ऐसा था कि यहां से पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। लेकिन हम इस अरेंजमेंट को ऐसे भी तो कर सकते हैं कि पॉजिटिव वाली सारी एक साथ ले लें, भाई पॉजिटिव वाली हमने सारी एक साथ ली, और वो जो नेगेटिव दूर तक फैला हुआ था हमारा सिस्टम, उसको यहां रख देते हैं बीच बीच, और ये नेगेटिव वाली अलग से लेके आए। तो पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ जनरेट हो जाए, और इस पे लास्ट वाली पे पॉजिटिव। इस तरह का कॉम्बिनेशन हमारा बनता है। फिर से देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, जिस प्लेट पर नेगेटिव है उस पर नेगेटिव ही रहेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव, इस पर क्योंकि पॉजिटिव साइड से पॉजिटिव, फिर सामने वाली ये नेगेटिव इधर भी इधर भी,
और ये पॉजिटिव। इस तरह से ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाता है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब एक मैंने बोला 6 बॉक्स होते हैं बैटरी में, एक प्लेट की कैपेसिटी 2 वोल्ट और 6 में क्या होगा 2, क्योंकि सारे के सारे किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, सीरीज में होते हैं वो 2 + 2 + इस तरह से, है ना। देखो यहाँ 1 2 देख लेना आज घर पे सभी, इन्वर्टर से जो बैटरा कनेक्ट होगा उसमें कितने होंगे। अगर किसी के घर में 2 हैं तो वो सीरीज में होंगे। सीरीज से मतलब क्या है, यहाँ पे मेन टर्मिनल है जो पॉजिटिव है, अगर एक बैटरा है और यहाँ नेगेटिव, तो इन्वर्टर का एक रेड वायर यहाँ से कनेक्ट होगा, या दो किसी भी कलर का हो सकता है, वैसे रेड रहता है जनरली, रेड यहाँ पे पॉजिटिव और ब्लैक या ग्रीन नेगेटिव से निकलता है। दूसरा, अगर 2 बैटरी होंगे तो फिर यहां से नहीं निकलेगा वो क्या होगा, इस बैटरी का ये वाला वायर नेगेटिव दूसरे बैटरी में कनेक्ट होगा पहले। अगर अकेला होता तो इन्वर्टर से होते डायरेक्ट, लेकिन अगर ऐसे होता तो ये नेगेटिव दूसरे बैटरी के पॉजिटिव से, और ये फिर नेगेटिव आके इन्वर्टर को जाता है, क्योंकि ये दोनों भी सीरीज में हो जाते हैं। और फिर इनकी कैपेसिटी कितनी होती है 24। मैंने फिर से समझ लो, एक की कैपेसिटी कितनी है 2, सीरीज में होते हैं सारे 2 to 4 to 6 to 8 to 10 और to 12, यहां तक आते हुए कितनी हो जाती है टोटल 12, और अगर दूसरा भी है तो 24। तो बैटरी की कैपेसिटी कितनी हो जाती है 24 सीरीज में कनेक्ट करने के बाद, इस तरह से। तो अब खैर ये सारी चीजें बस ये है कि बताया है, बाकी तो अब सोचो जरा क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो रेजिस्टेंस को ऑफर करती हैं बैटरी के अंदर। देखो, एक पहली चीज कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं H2SO4, है ना। तो पहला क्या फैक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की नेचर, है ना। आपने 11th में एक टॉपिक पढ़ा था विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है कि एक लिक्विड ऐसा है जो इजीली फ्लो हो जाती है, जिसमें लेयर एक ऐसा होता है उसमें इजीली फ्लो नहीं होती। तो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा इलेक्ट्रोलाइट का, अगर उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होगा मींस पार्टिकल ज्यादा होंगे तो चार्ज को फ्लो होने से अपोज करेंगे, मींस जितना ज्यादा डाइल्यूट होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला क्या आ गया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा देखो क्या हो सकता है, हमने एक प्लेट को रखते हैं, अब प्लेट का जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी पढ़ा था आपने, 3 टॉपिक तो वहां से भी याद होंगे। क्या क्या थी कि एरिया, देखो एरिया जितना ज्यादा होगा इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर उतनी ज्यादा इजीली हमें करंट मिलेगी। क्यों, और एरिया अगर जितना कम होगा उतनी हमें करंट कम मिलेगी। कैसे, मान के चलें बैटरा बनाते हैं और एक प्लेट इस तरह से बनाया है, ये बैटरा, इसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब अगर ये एरिया हम क्या कर देते हैं, एक प्लेट का कम कर देते हैं, मींस एक प्लेट को हमने कम एरिया की बनाया, एक को ज्यादा, तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि उनके जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया बोला जाएगा, जो उनका कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया मींस जितना इसका मिनिमम उतना ही इसमें काम आएगा। तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगी, कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया। तीसरा डिपेंड करती है उनके बीच के गैप पर, जितनी पास पास प्लेट होंगी उतना ज्यादा करंट इजीली फ्लो होगा, जितना दूर होंगी उतना करंट फ्लो होने में प्रॉब्लम होगी, मींस रेजिस्टेंस ऑफर होगा ज्यादा। तो तीसरा डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन प्लेट्स। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन, कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया, डिस्टेंस, और एक ये है फोर्थ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन तो फोर्थ 4 पॉइंट याद रखो, इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस की वजह से, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा कंसंट्रेशन कितनी है, कॉमन एरिया कितना है, और डिस्टेंस कितनी है।
इसके बाद एक पॉइंट और भी बचता है और वो है हमारा टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बैटरी का बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखो ये तो सबके लिए कॉमन समझ लो कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी बॉडी का तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा टेम्परेचर। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट और भी है और वो क्या होता है, देखो जब बैटरा फुल चार्ज हो जाता है तो हम बोलते हैं कि इसकी वोल्टेज अभी फुल है और उस टाइम पे अगर 12 वोल्ट का है, 24 का है, जितना भी है, या चलो बैटरा तुमने नहीं देखा, मार्केट से कभी सेल लेके आए होगे घड़ी के लिए, है ना, वॉच के लिए या किसी दूसरे अप्लायंस को चलाने के लिए, तो आपने देखा उस टाइम पे उस पर 9 वोल्ट लिखा है या 2 वोल्ट लिखा है, जितना भी लिखा है उस टाइम पे उसका ये क्या है, क्योंकि अभी आपने एनर्जी लेना शुरू नहीं किया तो उस टाइम पे उसका क्या है, ईएमएफ। मैंने बोला ई से रिप्रेजेंट करें एप्सिलॉन से, तो वो उसका क्या है, ईएमएफ। तो 9 वोल्ट या 2 वोल्ट उसका ईएमएफ है। लेकिन जैसे ही आपने करंट लेना शुरू किया ये 9 वोल्ट से थोड़ा कम हो जाता है, मींस जितनी उसकी वोल्टेज थी, जितना उसका ईएमएफ था, उससे उसकी अब कैपेसिटी कम हो जाती है। आखिर ऐसे क्यों, इसके लिए मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मान के चले आपकी सबकी कुछ कैपेसिटी है वर्क करने की, और हम पूछा जाए कि कितना वर्क कर सकते हो, कि सर हम 10 जूल वर्क कर सकते हैं, कोई बोले 2 जूल कर सकते हैं, 3 जूल कर सकते हैं, लेकिन मैंने काम में एक बार लगा देता हूं, अब उसके बाद पूछूं कि सर अब उतनी नहीं रही है, क्योंकि कुछ तो हमारी यूज हो गई काम करते करते। तो इसी तरह से ये ईएमएफ अगर पूरा का पूरा है, मींस ये रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस तब भी इंक्रीज होता है अगर हम किसी बैटरी से करंट को लेना शुरू करते हैं। ड्यूरिंग टेकिंग द करंट, है ना, करंट के लेते टाइम पर भी इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो 6 पॉइंट लिख लेना, ड्यूरिंग टेकिंग करंट या ड्यूरिंग फ्लोइंग द करंट फ्रॉम द सेल इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। जब उससे हम करंट लेना शुरू करते हैं तब भी इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसका ईएमएफ वो तब उतना नहीं रहता। देखो एक चीज फिर से समझो, मान के चले इसमें ये वाटर फिल है, ये टैंक है पूरा, और इसकी कैपेसिटी है पानी को फ्लो कराने की, यहां हमने होल किया, इसके अंदर से पानी फ्लो होना शुरू होता है। लेकिन अभी क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, बंद करके रखते हैं। लेकिन जैसे ही हमने ऑन किया, टैप को ऑन किया, ये देखा होगा घर में भी, आप जैसे ही टैप को ऑन करते हो तो पानी बड़ी तेजी से निकलता है स्टार्टिंग में, लेकिन फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो एनर्जी थी रुकी हुई थी, अब वो जैसे ही फ्लो होना शुरू हुआ उसका जो प्रेशर था वो कम हो जाता है। उसी तरह से बैटरी के अंदर भी जो उसका ईएमएफ था, जो इंटरनल रेजिस्टेंस था, इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या, जो अपोज करने वाली नेचर थी, भाई कोई ट्रैफिक नहीं चल रहा, कुछ नहीं, रोड पे जब देखा होगा, देखते हो मॉर्निंग में जब आप चलते हो रोड बिल्कुल खाली, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक दौड़ना शुरू, रेजिस्टेंस अप्लाई होना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसी तरह से क्यों होता है, क्योंकि जब ट्रैफिक आ जाएगा रोड पे तो एक दूसरे से चलते टाइम इधर उधर थोड़ा चलना पड़ता है, उसी तरह से कोलिजन का चांस रहता है। लेकिन यहाँ पे तो कोलिजन